देखिए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के इफेक्ट करने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ता है कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी वगैरह पे। तो देखिए अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टेंस, अगर आप डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, हम बात करने वाले यहाँ इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं किसी सोल्यूशन को, उसके कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर कुछ इस तरह से था जिसमें हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट ले रखा था। सपोज करिए ये ए और बी थी। ए पर ये डिसोसिएट हुआ, ए पर पॉजिटिव और बी पर निगेटिव में डिसोसिएट हो रहा था। तो देखिएगा आपके पास क्या है, अगर इस इलेक्ट्रोलाइट्स में और ज्यादा आप डाइल्यूशन और ज्यादा इसमें वाटर मिला देते हैं, और ज्यादा जब वाटर को आप मिलाएंगे तो ये जो चार्ज पार्टिकल थे, अभी क्या था, अभी जब कम था, वाटर कम था, डाइल्यूशन कम था, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे, ये क्या करेगा, ये फ्री मूव कर सकते हैं इनके आए, और फ्री मूव करने की वजह से इनका क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात इतनी। देखिएगा अब पहली बात देखिए, मैंने क्या कहा, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है मान लीजिए कम में डिजॉल्व था, आपने क्या किया, उसको डाइल्यूट करते गए। डाइल्यूट जैसे जैसे करते जाएंगे वो क्या करेगा, उसके आयन फ्रीली मूव करना चालू कर जाएंगे, जिसकी वजह से इनका कंडक्टेंस जो होगा बढ़ जाएगा, है ना। अब दूसरी बात क्या कर सकते हो, या तो आप क्या करो, इलेक्ट्रोलाइट को और मिला दो, तभी चार्ज बढ़ जाएगा। लेकिन आपको इसको करने की जरूरत नहीं, इस चैप्टर में आप यही वाला आप बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन ही करेंगे। तो देखिए अब दूसरा इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, दूसरा हमारे पास होगा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या फर्क पड़ेगा, अल्फा की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, डीओडी पे क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी बात करने वाले हम डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या फर्क पड़ेगा जब हम इसको क्या नाम है डाइल्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और दूसरा आपके पास होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। जरा ध्यान दीजिएगा, जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है ये क्या होता है, 100% डिसोसिएट हो जाता है, पूरी तरह से 100% इनका डिसोसिएशन हो जाता है। यानी कि जैसे आपने कंटेनर में डाला, सपोज करिए आपने HCl लिया और इसको क्या किया, किसी कंटेनर में आपने एक्वस किया, तो क्या करेगा, ये H+ और Cl में पूरी तरह से ये डिसोसिएट हो जाएगा, 100% अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वीक इलेक्ट्रॉन जब 100% डिसोसिएट हो जाएगा, तो अब आप डाइल्यूट करते जाएंगे तो चार्ज नहीं बढ़ेगा, कोई ना, इसके बहुत ज्यादा अल्फा की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अल्फा की वैल्यू पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए, जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये पूरी तरह से डिसोसिएशन नहीं होगा, 100% इसका डिसोसिएशन नहीं होगा। याद रखिएगा, जब 100% डिसोसिएशन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ पार्सली होगा। सपोज करिए हमने क्या किया था, कोई लिया CH3 एंड COOH, और ये हमारे पास क्या हुआ, CH3 COO पे निगेटिव प्लस H+ आयन में टूटा। सपोज करिए इसके हमने 100 अमाउंट लिया था, तो ये 100 अमाउंट पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होगा। अगर ये मान लीजिए आपके पास शुरुआत में तो ये 0 होगा, ये मान लो 10% ही डिसोसिएट होता है, तो जैसे जैसे आप क्या करते हो, पूरा डिसोसिएट नहीं होगा। जब इलेक्ट्रोलाइट, जब इसमें एक्वस सोल्यूशन करेंगे, आप डाइल्यूट करेंगे, तो इसका डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब उसको डाइल्यूट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। जब अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी, देखिएगा इसको हम एक चीज और समझ सकते हैं, ओस्टवाल लॉ। ओस्टवाल लॉ क्या होता था, क्लास 11th में आपने पढ़ा था। खैर फिर से मैं आपको बताऊं, ओस्टवाल लॉ क्या कहता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई है CH3COOH, अगर हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये CH3COO पे निगेटिव प्लस H+ आयन में टूटेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इनिशियल स्टेट में अभी जब T इक्वल टू अगर आपके पास 0 पे, इसका कंसंट्रेशन 0 था, सॉरी इसका कंसंट्रेशन आपके पास क्या रहा होगा, मतलब कुछ रहा होगा, मान लो C है, और इसका आपके पास क्या है, 0 रहा होगा, इसको 0 रहा होगा, ठीक है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंटेट करते हैं। कुछ समय के बाद ये क्या होगा, मतलब आपके पास यहां से हम यू कह सकते हैं, इसका डिसोसिएशन जो होगा C से मतलब घट के C×1 - अल्फा होगा, और इसका क्या हो जाएगा, C अल्फा, इसका C अल्फा हो जाएगा। तो Ka इक्वल टू, आप पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम में, Ka इक्वल टू C अल्फा इंटू आपके पास C अल्फा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आपको क्या करना है, एक्वस का लेना है, सॉलिड को नहीं लेना।
और अपान आपके पास C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो आपके पास C से एक C कैंसिल हो जाएगा, के ए इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपान आपके पास 1 माइनस अल्फा। ध्यान दीजिए 1 माइनस अल्फा जो होगा इसकी वैल्यू बहुत ना के बराबर होगी, मतलब बहुत वन कह सकते हैं 1 माइनस अल्फा इक्वल टू लगभग लगभग ये आप कह सकते हो बहुत छोटी वैल्यू होगी ना, इसमें तो वह 1 मान सकते हो। तो आपके पास क्या होगा देखिएगा, अगर हम यहाँ ऊपर और लिखते हैं इस चीज को और ज्यादा, तो मेरे पास क्या होगा, के ए इक्वल टू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, के ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं C अल्फा स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए अंडर रूट C। देखिएगा ये आपके पास, यानी कि जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे इसके कंसंट्रेशन को घटा रहे हो अल्फा की वैल्यू बढ़ रही है। हम वही आपसे कहना चाह रहे हैं कि कंसंट्रेशन को देखिएगा, जब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ अल्फा की वैल्यू बढ़ रही और कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहाँ से एक चीज और ध्यान दें, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जब कंसंट्रेशन को आप घटाएंगे, कैसे घटेगा भाई, जब आप सिस्टम को डाइल्यूट करेंगे, जब सिस्टम को डाइल्यूट करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन घटेगा, और कंसंट्रेशन घटेगा और आपके पास क्या नाम है, डाइल्यूट कर रहे हैं आप, डाइल्यूशन बढ़ेगा, ऐसी स्थिति में कंडक्टेंस बढ़ जाएगा और अल्फा की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। पहला पॉइंट ये होता है। ये आपके पास अगला हमारे पास होगा, ये पहला हमारे पास दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, पहला इससे पहले हमने पढ़ा। अब देखिए अगर हम बात करें कि जो डाइल्यूशन, अगर हम बात करें कि मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर इसके बाद हम बात करने वाले कप्पा पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए हमने पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू, डाइल्यूशन करना है कप्पा अपान C पढ़ा था, याद आ रहा है। तो कप्पा अगर आप C की बात करिए, C की यूनिट होती थी मोल पर लीटर में, तो आप मान लेते हैं C इक्वल टू अगर 1 मान लिया जाए, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, कप्पा अपान आपके पास 1 और वॉल्यूम पर लीटर, या वॉल्यूम पर मतलब आप कह सकते हैं पर वॉल्यूम, वॉल्यूम में लिया जाता वॉल्यूम, तो यहाँ वॉल्यूम चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा सिंपली कप्पा इंटू वॉल्यूम। तो यानी कि देखिएगा, जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट इस तरह से बना होगा, कोई कंटेनर है, हमने उसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया, सपोज करिए हमने 1 लीटर सोल्यूशन लिया, 1 लीटर हमने सोल्यूशन लिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, और हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया AB। अब इसके अंदर क्या होगा, ये अपने आयनों में जो टूटा, सपोज करिए 2 आयन में टूट रहा है, अब हमने क्या किया, इसको डाइल्यूट कर दिया और पानी डाल दिया हमने इसके अंदर, जैसे और पानी हमने इसके अंदर डाला, अब ये सोल्यूशन हमारे पास सपोज करिए 2 लीटर हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आयन तो बढ़े नहीं, लेकिन आपके पास क्या हो रहा है, सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, यानी कि कप्पा की जो वैल्यू है वह आपके पास नहीं बढ़ रही है। कप्पा की वैल्यू क्या कर रही है, कप्पा की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, बल्कि यूं कहिए कप्पा की वैल्यू क्या कर रही है, घट रही है, क्योंकि 1 लीटर में 2 था और 4 लीटर लिया, 10 लीटर लिया, तभी तो आयन 2 ही रह गया, और जाएंगे मतलब उसमें तो आयन की संख्या तो कम होती जाएगी। समझ में, सपोज करिए 1 लीटर में आपके पास 2 था, तो आप क्या नाम है, और ऊपर जब लेंगे 2 लीटर लिया, तभी तो आयन क्या होगा, 2 लीटर में मतलब 2 ही आयन रह जाएगा। तो इस तरह कप्पा की वैल्यू घट जाएगी। जब कप्पा की वैल्यू घट जाएगी तो आपको ये लग रहा होगा यार कप्पा की वैल्यू घट रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है देखने में कि ये कप्पा घट रहा, वॉल्यूम बढ़ रहा, यानी कि दोनों बराबर हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये कप्पा बहुत धीरे धीरे घटता है और वॉल्यूम बहुत तेजी से घटता है। तो यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, जब आप उसको डाइल्यूट करेंगे उसके आयन जो होंगे दूर दूर चले जाएंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जो होगी बढ़ेगी, कप्पा की वैल्यू घट जाएगी, वॉल्यूम आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर रहा है, कप्पा की वैल्यू जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपकी कप्पा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। कंडक्टिव जो मोलर कंडक्टिविटी है ये इंक्रीज कर रही है और कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। देखिएगा तो आपको ये लग रहा होगा अरे यार ये तो बहुत अच्छा है कि मतलब जितना ज्यादा हम उसको डाइल्यूट करते जाएंगे, जितना ज्यादा डाइल्यूट करते जाएंगे उतना ही हमारे पास क्या होगा, अच्छा वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक समय के बाद डाइल्यूशन के एक समय के बाद उसका सेचुरेटेड पॉइंट आ जाता है, जिसके बाद वह डाइल्यूट होना उसकी लेमडा एम की वैल्यू में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती, वो कांस्टेंट हो जाता है, और उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कुछ नहीं है, जैसे आपने लेमडा बनाया था, बस लेमडा एम पहले भी जानते थे, इसके ऊपर नाट लगा देना, इसे बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या इसको जीरो कंसंट्रेशन के नाम से जानेंगे, या आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या इनफिनाइट डाइल्यूशन भी इसको बोल सकते हो। तो इनफिनाइट डाइल्यूशन कब आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई सोल्यूशन है, आपने क्या किया, उसको डाइल्यूट किया,
तो वो थोड़ा सा उसके लेमडा एम की वैल्यू बढ़ी, फिर थोड़ा लेमडा एम की वैल्यू बढ़ी, फिर थोड़ा सा डाइल्यूट किया, एक समय आएगा कि वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा। जब नहीं बढ़ेगा उसी पॉइंट को हम लेमडा एम बोलेंगे। तो देखो लेमडा एम जो होगा इसी को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट करें, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो लेमडा एम की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम ग्राफिकल हमको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये तो स्ट्रॉन्ग के केस में क्या हो रहा है भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये 100% डिसोसिएट हो जा रहा है। जब 100% डिसोसिएट हो जा रहा है इसके आयन बच नहीं रहे हैं, यानी कि आपके पास अगर हम जो अगर ओस्टवाल्ड लॉ को यहाँ से लगाते हुए थोड़ा सा एक सेकंड के लिए आप देख लीजिएगा, अभी मैंने बनाया था जो, वहां से अगर हम बात करें तो हम उसके बीच में क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये √C जो भी आया था, और ये हमारे पास लेमडा एम। तो देखो जैसे जैसे भी हमने आपको बताया था, जैसे जैसे डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन घटेगा, डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन घटेगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगा। मान लो मेरे पास क्या है, किसी पॉइंट पे यहाँ पे मैंने इसको मेजर किया और ज्यादा मैंने इसको डाइल्यूट किया, ये आया, ऐसे ऐसे बढ़ता बढ़ता एक समय आएगा ये यहाँ से क्रॉस कर जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जहाँ पे कट कर रहा होगा यही पे कंसंट्रेशन C इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा कंसंट्रेशन, यही आपके पास लेमडा एम नॉट की वैल्यू होगी। ठीक है, लेमडा एम नॉट की वैल्यू अगर हम इसको बताएं तो हम ये पढ़ते हैं ना y इक्वल टू mx प्लस सी। तो देखिएगा अगर हम y की जगह लेमडा एम रखेंगे और यहाँ पे मेरे पास mx की जगह आपके पास ये हो गया लेमडा एम नॉट। चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब डाइल्यूशन बढ़ रहा है कंडक्टिविटी बढ़ रही है, एक चीज बढ़ रही है तो यहाँ पे निगेटिव स्लोप मिलेगा, आपके पास होगा -a और यहाँ पे आपके पास √C। तो ये -a क्या होता है, -a जो होता है इलेक्ट्रोलाइट, आपके पास कह सकते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। देखिएगा जैसे मान लीजिए मेरे पास NaCl है, अगर NaCl बात करें तो हमारे पास क्या आयन 1 और दूसरा आपके 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव के टर्म में आ रहा है। दूसरा अगर हम बात करते हैं MgCl2 तो मेरे पास क्या आ रहा है 2 पॉजिटिव और 1 निगेटिव के फॉर्म में। तो इस तरह से नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। तो इस तरह देखिए जो आपके एनसीईआरटी का ये इक्वेशन दिया गया था यहाँ से सॉल्व हो जाता है। ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात हुई। जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तब क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बात कर रहे हैं, अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब हम लेमडा एम को कैलकुलेट करना चाहेंगे ग्राफ से तो हमारे पास क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, ग्राफ से जब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये √C था और ये लेमडा एम था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर आपने भी थोड़ी देर पहले देखा था कि इसको अगर कंसंट्रेशन को घटाना है तो डाइल्यूट करना पड़ रहा था, और जब आप डाइल्यूट कर रहे थे तो उसके कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जा रही थी और साथ ही साथ लेमडा एम की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा ये जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि ये जो होगा ये पॉइंट कहीं भी पता नहीं कहाँ काट रहा है, ये पता ही नहीं चलेगा। इस वजह से हम इसको ग्राफ से नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक लॉ पढ़ना होता है, कुलॉर्ड्स लॉ। देखिए कुलॉर्ड्स लॉ क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक लॉ है हमारे पास कुलॉर्ड्स लॉ, देखिएगा कुलॉर्ड्स लॉ। कुलॉर्ड्स लॉ देखिएगा, कुलॉर्ड्स लॉ क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कुलॉर्ड्स लॉ क्या कहता है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल समेशन ऑफ देयर केटायन एंड एनायन। तो हमारे पास क्या होता है, देखिए कुलॉर्ड्स लॉ एक सिंपल सा फार्मूला से हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, 2 इलेक्ट्रोलाइट दिया है, एक KCl दिया है और दूसरा NaCl दिया है। अगर हम इन इलेक्ट्रोलाइट को देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अगर हम लिखें ऐसे हम लिखेंगे लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl माइनस आपके पास क्या होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। अगर हम आगे की और चलते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं ये इक्वल टू आपके पास हो जाएंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ के, यहाँ पे मैं KBr माइनस आपके पास क्या होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaBr। ये लेमडा से आप रिप्रेजेंटेट करेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaBr। अगर हम और आगे की ओर जाएं तो ये इक्वल टू होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आपके पास मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ki और माइनस आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या ये जो आपके पास है चीजें कांस्टेंट है,
यानी कि आप एक समय के बाद अगर आप उसको डाइल्यूशन करते हैं तो उनके जो आयन होते हैं वह इंडिपेंडेंटली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए कोलॉर्स लॉ को इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ माइग्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए हम चाहें तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम एक ऐसे ही बस डायरेक्ट हम चाहें तो इसको यूं लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे चाहे तो इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि मतलब आपके पास मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl मान लीजिए मुझे निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इक्वल टू क्या करेंगे, ये जब आयन के लिए केटायन एनायन के लिए लिखेंगे तो इस ये वाला लेमडा लगाएंगे, ठीक है, दोनों लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पर प्लस और प्लस आपके पास होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl पे निगेटिव। तो ये यानी कि आपके पास जब कोई भी सोल्यूशन मतलब वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चला जाता है तो उसकी जो आयन होते हैं वह इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से बिहेव करने लगते हैं, इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो बात आ गई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो ये सही हो जाएगा, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था, फिर से एक बार लिख देता हूँ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। देखिए आपको मैंने बताया था, मान लीजिए मेरे पास ये CH3COOH है ना, अगर हम इसको डिसोसिएट करेंगे, ये CH3COO पे निगेटिव प्लस आपके पास H+ आयन में डिसोसिएट होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, H+ आयन में डिसोसिएट होगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा था कि इसका कंसंट्रेशन C है एट मतलब T = 0 पे, और इसका क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये अल्फा की बात कर रहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आपके पास क्या होता है, कुछ समय के बाद ये क्या होगा, C × 1 - अल्फा, यानी कि C में से अल्फा की वैल्यू ये हो जाएगा C अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा। अगर हम आगे की ओर बात करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे Ka = आप जानते हो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट C अल्फा × C अल्फा अपॉन C × 1 - अल्फा। तो देखो C से C जाएगा, कट जाएगा, तो Ka = हमने आपको निकाला था कि मतलब आपके पास √C/α, लेकिन हम यहाँ से क्या करेंगे, बस इतने से हम काम चलाएंगे भैया। आप देखिए मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ Ka = हमारे पास आया है C⁴, देखिएगा C⁴ और अपान आपके पास 1 - अल्फा। तो चलिएगा बस इसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए, मैं पूरा मिटा देता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास वैल्यू आई थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से। अभी हमारे पास मतलब Ka = आपके पास आया था C⁴ अपान 1 - अल्फा, है ना। और आप जानते हो, देखिएगा अल्फा = आपके पास क्या होता है, अल्फा = आपके पास होता है मोलर कंडक्टिविटी अपान लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास C तो ऐसे ही रह जाएगा, तो हमारे पास = हो जाएगा C, और यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी स्क्वायर अपान आपके पास मोलर कंडक्टिविटी स्क्वायर अपान आपके पास क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्क्वायर √ क्या होगा 1 - आपके पास मोलर कंडक्टिविटी और आपके पास क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी अपान आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर। तो देखिएगा जरा, अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं, इसको बाहर लाएंगे तो मेरे पास हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी, ये तो सेम ही रह जाएगा, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिएगा जब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ, मतलब यहाँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस आपके पास मोलर कंडक्टिविटी अपान आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा Ka = आपके पास हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी अपान आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और √ क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस आपके पास मोलर कंडक्टिविटी। तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को इस पे रखते हुए क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन को एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्लॉर्स लॉ। बहुत इजी होता है ये लॉ, ये जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी, सबसे इजी न्यूमेरिकल अगर कहीं लगता है तो क्लॉर्स लॉ का यहीं से लगता है। तो आइए एनसीईआरटी बुक से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हम लोग उसको सॉल्व भी करते हुए, मतलब एनसीईआरटी से 3.8 क्वेश्चन नंबर 3.8 को हम देख रहे हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, इन्होंने पूछा है, कहा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO, और यहाँ दिया है Na सोडियम एसीटेट, और आपके पास HCl दिया है,
और आपके पास NaCl ये आपके पास कुछ दिया है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इसकी वैल्यू आपके पास दिया है 91, ये आपके पास दिया है 426 और आपके पास 0.16 और उसके बाद आपके पास दिया है एंड आपके पास दिया है 126.45। ठीक है, ये वैल्यू दिया गया है। तो कहता है पर मतलब ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में दिया है। कहता है कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 COOH की आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करना है। फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट HCl NaCl एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज, ये जो वैल्यू दिया गया है ये है। ठीक है, और उसके बाद कहता है कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 COOH। तो बस हो गया ना। देखिएगा, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप सबको जो है मतलब आयन के फॉर्म में लिख लो। तो आप क्या करोगे, जरा ध्यान दीजिए, ये आपको चाहिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ये आपको चाहिए, जरा ध्यान दीजिएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 COOH आपको चाहिए। तो आप कुछ करो ऐसा कि आपके पास दो को जोड़ने के बाद एक घटाने के बाद ये वैल्यू आ जाए। तो हमें क्या करना है, देखिए पहले अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर NaCl के लिए लिखते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसी में हम लिखते हैं आगे की ओर। NaCl के लिए अगर हम बात कर रहे होंगे ना, हम NaCl को ऐसे लिखेंगे, मतलब आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पर पॉजिटिव प्लस आपके पास क्या होगा Cl पे निगेटिव। और आपके पास दूसरा अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, मतलब इसका NaCl के बाद अगर आपके पास क्या होगा, पहला तो शुरुआत से लिख देते हैं। इसका अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, CH3 COON आपके पास दिया है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे मतलब ये इक्वल टू आपके पास होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 COO पर निगेटिव प्लस आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na हो जाएगा, Na पर पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा मेरे पास क्या है, अगर हम इसके लिए बात कर रहे हैं HCl के लिए, अगर हम HCl के लिए लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन, और आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन, और आपके पास प्लस आपके पास Cl, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl पे निगेटिव आयन। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है NaCl। अगर हम NaCl का लिख रहे होते हैं तो हमारे पास क्या लिखा है, जरा ध्यान दीजिएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पर पॉजिटिव प्लस आपके पास क्या होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl पे निगेटिव, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl पे निगेटिव। तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू में से कुछ ऐसा करिए ना कि दो वैल्यू को जोड़ने के बाद ये तीसरी वैल्यू हमारे पास ये आ जाए, सोडियम एसीटेट वाला, ये वाला पूछा ना, तो ये वाली वैल्यू आ जाए। तो देखो हम कहाँ से क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है। ठीक है, तो आप देखिएगा, अब आपको करना क्या है कि CH3 CON, पहले आपको CH3 COH लाना है। तो देखिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से CH3 COO मिल जाएगा। CH3 आपके पास, आपको ये अगर तोड़ेंगे आप तो आपके पास ये बनेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, मतलब आपके पास CH3 CO पे निगेटिव प्लस आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन। तो आपको यही चीज लाना है। तो देखो आप क्या कर सकते हो, अगर यहाँ से आप देखोगे तो आप CH3 CO पे निगेटिव ला दोगे और यहाँ से आपके पास H प्लस आयन आ जाएगा। तो मेरे पास अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ, इसको 2 और इसको 3 मान लूँ, तो मेरे पास क्या होगा, देखो अगर हम 1 और 2 को अगर हम जोड़ दें और इसमें NaCl तो हमें चाहिए नहीं, तीसरी वाले को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या होगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, मतलब जो प्लस माइनस, देखिए मैं एक बार कर देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, हम जोड़ देंगे यहाँ पे, पहले इन दोनों को जोड़ देंगे। थोड़ा सा बोर्ड छोटा इसलिए इसी तरह की हम बात कर रहे हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ऐसे आपके पास क्या होगा, मतलब इनको आपको जोड़ना है, ये पहला और दूसरा जोड़ना है। 1 + 2 जोड़ दीजिए, माइनस का 3 कर देंगे। जो वैल्यू आपके पास 1 + 3 दी है, जो प्लस प्लस माइनस माइनस जो कट रहा है काट दीजिए, जो वैल्यू आपके पास दी गई उसको रखते हुए आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर